मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। CE 305 वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 13 लेइंग ऑफ सीवर, हिंदी में इसको हम कहते हैं सीवर बिछाना। आज हम इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सीवर जैसा हम जानते हैं कि किसी भी शहर में उसके वेस्ट वाटर को या सीवरेज को कैरी करने के लिए सीवर लाइन बिछाई जाती है और सीवर लाइन बिछाने का पूरा एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से पूरा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बारे में ही हम यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जिस क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाना है, सबसे पहले विस्तृत सर्वेक्षण एवं तलेक्षण किया जाता है। वह नक्शे तैयार किए जाते हैं कि जिस भी शहर में या एरिया में जहां पर सीवर बिछाना है तो सबसे पहले उसका सर्वेक्षण किया जाता है और तलेक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि सीवर के अंदर जो सीवेज फ्लो होगा वह ग्रेविटेशनल फ्लो होता है। उसके लिए आवश्यक है कि सीवर लाइन को प्रॉपर ढाल दिया जाए, प्रॉपर स्लोप दिया जाए। तो उस स्लोप को देने के लिए उसका लेवलिंग करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, उसका लेवलिंग का उद्देश्य होता है क्योंकि आवश्यक नहीं है कि सारा एरिया का भूमि समतल ही हो, तो उसमें ऊपर कहीं पर थोड़ा ऊंचाई हो सकती है, कहीं नीचे हो सकता है। तो उन केसेस में कि कितनी क्वांटिटी में उसमें एक्सकेवेशन होगा, कितनी गहराई तक उसकी खुदाई होगी, यह सब के लिए भी हमको सर्वे और लेवलिंग करना आवश्यक है। और उसके आधार पर ही नक्शे तैयार किए जाते हैं और उस नक्शों में उसमें सब ये मार्किंग होती है, उसके लेवल्स की और ये सारी। अब नक्शों पर प्रस्तावित सीवर लाइन मार्क कर दी जाती है। नक्शा पूरे उस एरिया का होता है, केवल लेवल से ही नहीं होता है, पूरे एरिया का भी प्लान टेबलिंग से या टोटल स्टेशन की सहायता से पूरा उसका एरिया का डिटेल प्लान बना लिया जाता है। और डिटेल प्लान बनाने के पश्चात उसमें सड़कों की चौड़ाई, गलियों की चौड़ाई भी आ जाती है, गलियों की लंबाई भी आ जाती है, कहाँ पर मुड़ रही है, ये सब डिटेल उसमें टोटल स्टेशन से जो हम प्लान बनाते हैं उस एरिया का, तो उसमें वो मार्क कर दी जाती है। और उसके आधार पर वह सीवर लाइन कहाँ से पास होगी और तो उसकी सीवर लाइन की जो सेंट्रल लाइन है उसको भी उस नक्शे में मार्क कर दी जाती है। अब सीवर के लिए उपयुक्त नाप व गहराई की खाई खोदने से पूर्व भूमि पर सीवर लाइन की मध्य रेखा निर्धारित की जाती है। जैसा मैंने भी बताया, मध्य रेखा पर 7.5 मीटर से 15 मीटर के अंतराल पर खूंटियां गाड़ दी जाती है, क्योंकि जिस समय हम उसकी खुदाई करेंगे तो वो हमको ध्यान में रहे, क्योंकि हो सकता है कि हमने जो मार्किंग की वो मिट जाए। तो उसलिए हम 7.5 मीटर से 15 मीटर के अंतराल पर खूंटियां गाड़ देते हैं। और खूंटियां गाड़ने के साथ साथ उसमें जो जितनी चौड़ाई की हमको खोदनी है उसके दोनों तरफ भी खूंटियां गाड़ कर रख दी जाती है, क्योंकि जब हम खुदाई करेंगे तब सेंटर वाली तो खूंटियां हट जाएगी, तो हम कैसे उसको चेक करेंगे। तो उसके साइड में भी हम खूंटियां गाड़ के उस पर हम व्यवस्था कर देते हैं, ताकि कभी भी जब हम उसका अलाइनमेंट चेक करना होता है तो हम जो साइड में जो हमने खूंटियां लगाई है 2, उनकी सहायता से हम इसको सेंटर लाइन वापस हम चेक कर सकते हैं या अलाइनमेंट इसका चेक कर सकते हैं। प्रायः एक मैन होल से दूसरे मैन होल तक सीवर लाइन एक ही बार में बिछाई जाती है। तो खुदाई भी कैसे की जाती है? मैनहोल। अब मैनहोल किसको कहते हैं? मैनहोल हम कहते हैं कि बीच बीच में जहां पर भी जंक्शन होते हैं या जहां पर भी सीवर लाइन मुड़ती है तो वहां पर एक होल बनाया जाता है बड़ा, जिसमें से एक व्यक्ति अंदर उतर सके। तो वैसी जगहों पर इसके लिए, क्योंकि सीवर लाइन में अगर कोई चौकिंग हो गई हो या सफाई के लिए वो इस तरह के मेल या जंक्शंस हो, डिफरेंट डायरेक्शन से अगर जो सीवर लाइंस आ रही हैं तो उन सबको एक साथ जोड़ने के लिए मैनहोल बनाया जाता है, बड़ा हो जंक्शन बनाया जाता है जिसमें कि व्यक्ति उतर सकता है, इसलिए उसको मैनहोल कहते हैं। तो उस मैनहोल के लिए एक ही बार में वो सारी सीवर लाइन बिछाई जाती है, एक मैनहोल से दूसरे मैनहोल तक के लिए। अब खाई की खुदाई। अब इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो सबसे पहला होता है कि मार्किंग तो हमने कर दी। जो सबसे पहला काम होता है कि सीवर बिछाने के लिए मार्किंग करना, मार्किंग कर दी। अब मार्किंग के बाद उसकी खाई की खुदाई, एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंचेस।
मार्किंग ऑफ सेंट्रल लाइन के पश्चात खाई की खुदाई प्रारंभ की जाती है। खाई की चौड़ाई सीवर पाइप के व्यास से कम 150 mm अधिक होनी चाहिए। कि जो भी, क्योंकि ये सब डिजाइन हम पहले की जानी होती है कि सीवर कितने डायमीटर का होगा, पाइप कितने डायमीटर का होगा, स्लोप कितना होगा, किस गहराई तक ये सीवर लाइन बिछाई जाएगी, ये सब पहले कैलकुलेशन कर ली गई है। अब तो डायरेक्ट हमको यहाँ पर खुदाई की जानी है। तो लेकिन खुदाई की चौड़ाई भी, जैसे अगर मान लो सपोज आपका 60 mm का डायमीटर का पाइप है, तो 60 mm डायमीटर के पाइप के साथ यानी उसमें आपको 150 mm अधिक खोदना है। तो 150 इसलिए खोदना है कि 60 सेंटीमीटर का, 60 mm नहीं, 600 mm का अगर मान लो आपका डायमीटर है सीवर पाइप, तो उस समय आपको 750 mm की विड्थ के आपको ट्रेंच खोदना होगा। क्यों इसलिए खोदना होगा कि उसको पाइप को उसके अंदर डालने में और उसमें जॉइंट लगाने में आसानी से काम किया जा सके। सीवर खाई की न्यूनतम चौड़ाई 600 mm होनी चाहिए। अब यदि मान लो आपका सीवर पाइप आपका 30 सेंटीमीटर यानी 300 mm है, तो 300 mm प्लस 150 mm 450 mm, लेकिन 450 mm नहीं खोदा जाएगा, उस समय मिनिमम 600 mm तो खोदा ही जाएगा। ये मिनिमम विड्थ है उसकी ट्रेंच की। अब खाई की गहराई और ढाल पूर्व में ही निश्चित किया जाता है। यदि खुदाई काफी गहरी है, वह मिट्टी नरम है, तो खाई की उचित टेकबंदी की जानी चाहिए। अगर जमीन की हमने जब खुदाई की है तो वो यह पाया कि मिट्टी हार्ड है, तो उस केस में तो किसी तरह की कोई टेकबंदी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मान लो सॉफ्ट है, वो टेकबंदी इसलिए की जाती है कि जब हम खुदाई करें तो उसमें क्या होगा कि वो मिट्टी साइड की जो, क्योंकि अनसपोर्टेड रहेगी तो वह ढहने की संभावना रहेगी, गिर जाएगी, तो इसलिए उसको सपोर्ट दिया जाता है। तो ये फिगर बनाया हुआ है, उसमें समझाया हुआ है कि ये आप इसको यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये जो मेरा जहाँ पेन घूम रहा वहां आप देखिए कि ये इसकी विड्थ है ट्रेंच की। तो इसमें इस तरीके से ये साइड में ये प्लैंक्स लगाए जाते हैं और इसमें फिर ये इस तरह की ये उसको सपोर्ट देने के लिए ये बल्लियां ये लगाई जाती है, स्ट्रट्स। यहाँ पर ये बताया हुआ स्ट्रट्स 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, और ये आपके पोलिंग बोर्ड है। ये यहाँ पर जो साइड में जो लगाए हुए हैं दिस इज नोन एज पोलिंग बोर्ड। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो यहाँ से मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ डिस्टेंस के बाद फिर यहाँ पर इस मिट्टी को डाल दिया जाता है। ये मिट्टी को यहाँ इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब पाइप डालने के बाद वापस इसकी भराई होती है, फिलिंग होती है, तो उसमें यहाँ पर ये मिट्टी को ही इसमें फिलिंग में काम में लिया जाता है। इसलिए इसको दूर नहीं फेंकते हैं, इसके साइड में ही इसको रख देते हैं। तो इस तरीके से ये लूज जो सॉइल है उस लूज सॉइल को सपोर्ट करने के लिए ये इस तरह का ये व्यवस्था की जाती है। तो यह तो रहा हमारा एक्सकेवेशन का। अब नाउ एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि खुदाई में यदि पानी निकलने लगता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर होता है, और यदि अंडरग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर है तो जो ही आप खोदते हैं उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो पानी को भी डी वाटरिंग करना आवश्यक होता है, उसको डी वाटरिंग कहते हैं पानी को निकालने को। तो पानी को निकालने के लिए डी वाटरिंग प्रोसेस काम में लिया जाता है, जैसे पंप द्वारा पानी को निकालना या सम्प वेल खोदकर पानी को पंप आउट करना। या तो क्या किया जाता है कि पंप लगा दिया जाता है, कंटिन्यूस पानी निकाला जाता है, और या फिर क्या किया जाता है कि थोड़ा और आगे और गहराई का थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है। तो वो सारा पानी जो ट्रेंच में है वो पानी उस गड्ढे में आ जाएगा, और उस गड्ढे में पाइप लगाकर मोटर लगाकर उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो जो भी विधि और ड्रेन आउट करने की या पंप आउट करने की, तो वह विधि वहां पर अपनाई जाकर उस पानी को निकाला जाता है। अब खुदाई हो गई तो अब इसका ढाल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सीवरेज को फ्लो होने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स में ही वो फ्लो होता है, ग्रेविटी फ्लो जिसको हम कहते हैं। तो वो ग्रेविटी फ्लो के लिए आवश्यक है कि ढाल बराबर होना चाहिए। तो ढाल बराबर होना चाहिए, तो अब ढाल हमने जो दिया है उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए होती है बोनिंग रोड। तो बोनिंग छड़ों द्वारा ढाल चेक करना, चेकिंग ऑफ ग्रेडियंट बाय बोनिंग रोड।
सीवर पाइप को सीधे मिट्टी पर नहीं रखा जाता है। अच्छा, दूसरा, सीवर का जो पाइप होता है उसको डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं रखा जाता है। जैसे फिगर में बताया हुआ, पहले कंक्रीट बेड बनाया जाता है और कंक्रीट बेड के बाद फिर इस सीवर को लगाया जाता है, ताकि इसमें यह है कि किसी भी तरह का सेटलमेंट ना हो। क्योंकि जब ये सीवर में सीवरेज बहेगा तो डेफिनेटली प्रेशर लोड आएगा तो ये दबने की संभावना रहेगी। लेकिन कंक्रीट बेड है तो इसमें ये दबने की संभावना नहीं रहेगी, तो किसी भी तरह का ढाल या अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा। तो सीवर पाइप को सीधे मिट्टी पर नहीं रखा जाता है। सीवर बेड बनाया जाता है नरम मिट्टी में, कंक्रीट बेड बनाया जाता है। और अगर मान लो आपके सपोज हार्ड बेड नीचे है, हार्ड सॉइल है, तब तो उसके इसमें क्या किया जाता है कि थोड़ा सा उसमें मसाला डाल के, सीमेंट मसाला को, तो उसमें एक स्मूथ बेड तैयार कर दिया जाता है। यदि लेकिन अगर सॉफ्ट सॉइल है तो सॉफ्ट सॉइल में फिर निश्चित तौर पर हमको कंक्रीट बेड बनाना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से कंक्रीट बेड बना के ये सीवर पाइप इस तरह से लगा दिया जाता है। और अब ये बोनिंग रोड किस तरीके से होती है, ये यहाँ पर ये स्केच में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये ट्रेंच है। इस ट्रेंच को, ये क्योंकि लूज मिट्टी थी तो इसको ये सपोर्ट दिया हुआ है, टैग बंदी की हुई है। और यहाँ पर ये पाइप है, तो इस पाइप के लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर ये बोनिंग रोड का ये स्टील का पार्ट होता है, ये लकड़ी का पार्ट होता है, और इस तरीके से होती है ये बोनिंग रोड। लेकिन इसमें ये हाइट एडजस्टेबल होती है। तो अब सबसे पहले क्या किया जाता है कि जब अलाइनमेंट का था तो उस समय हम इसमें अलाइनमेंट के साथ इसमें लेवल को भी हम लाइन ऑफ साइट, लेवल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ये लाइन ऑफ साइट हम वहां पर लेवल सेट कर देते हैं, यहाँ पर इस तरफ उसकी, और यहाँ पर उसके लाइन ऑफ साइट सेट करने के बाद फिर हम बोनिंग रोड को यहाँ पर इसमें बॉटम तक यहाँ उतारते हैं। और यह बोनिंग रोड इस लाइन ऑफ साइट से कोइंसाइड करती है, तो वह ये पता लग जाता है। अब अगर मान लो सपोज ये बोनिंग रोड ऊपर निकल रही है, यानी कि केवल ये वर्टिकल पार्ट नजर आ रहा है, तो उस केस में फिर क्या होगा, इसका मतलब ये कि यहाँ पर खुदाई कम हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर खुदाई थोड़ी करनी है। और अगर ये नीचे चला जाती है, ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट जो इसका क्रॉस हेड है वो नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब ये कि खुदाई ज्यादा हो गई, तो पहले फिलिंग होगी, उसके बाद ही फिर कॉन्क्रीटिंग होगी। तो इस तरीके से ये दोनों हम चेक करते हैं। लेकिन इसके लिए ये हमारे जो ये स्ट्रेट रेल है, साइड रेल कि जैसे मैंने बताया कि जब हम यहाँ पर इसका सेंटर लाइन मार्क करते हैं तो यहाँ पर जो पेग लगाई थी हमने, वो पेग तो खुदाई में निकल गई, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये साइड में इसको ये इस तरह से व्यवस्था करके और हमने ये साइड रेल लगा दिए, ताकि इस पे ये सेंटर मार्क करने पे, और इसका जो लेवल होता है वही लेवल हमारा लाइन ऑफ साइट का होता है। तो इस तरीके से इसको हम बोनिंग रोड की सहायता से हम चेक कर सकते हैं। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। किस तरीके से ये सपोर्ट देकर हमने ये जो साइड रेल है इसको साइड रेल को लगा दिया, यहाँ इसमें हमने ट्रेंच में इस बोनिंग रोड को इंसर्ट कर दिया और हमने इसको चेक कर लिया। ये इसमें नीचे आयरन शू होता है। आयरन शू इसलिए होता है कि नीचे उसमें डैमेज नहीं होता, लकड़ी का होगा तो डैमेज होने की संभावना अधिक रहेगी। तो चेकिंग लेवल ऑफ सीवर इनवर्ट विथ बोनिंग रोड। तो इसके पश्चात कंक्रीट बेड पर सीवर पाइप बिछाया जाता है। अब जब बोनिंग रोड से हमने स्लोप चेक कर लिया, कंक्रीटिंग डाल दी हमने, और कंक्रीटिंग का बेड हमने, कंक्रीट का बेड लेवल, ये वाला लेवल हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम पाइप डालते हैं, इसके ऊपर पाइप बिछा देते हैं और गुरुत्वीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सीवर का ढाल बोनिंग छड़ की सहायता से चेक किया जाता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब निर्माण स्थल पर कम से कम 3 से 4 साइड रेल्स उपयुक्त ढाल व तल पर लगाई जानी चाहिए। ये जो साइड रेल्स हैं ये 3 से 4 होनी चाहिए, ताकि इसको आसानी से इसका चेक किया जा सके, और एक ही जगह पर नहीं, कुछ कुछ दूरियों पर इसको बोनिंग रोड की सहायता से इसका स्लोप चेक किया जा सके। बोनिंग छड़ को पाइप के बॉटम तक ऊर्ध्वाधर रखकर साइड रेल्स की सहायता से ढाल चेक किया जाता है। ओके, अब बोनिंग रोड से जब ढाल चेक होने के बाद और पाइप हमने यहां पर इसमें डाल दिया है, उसके बाद अब पाइप को जोड़ना होता है, क्योंकि एक ये निश्चित लंबाई के पाइप मिलते हैं, तो ये निश्चित लंबाई के पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है। तो आपस में जोड़ने की जो है तरीका है उसको यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सीवर को जोड़ना व डालना।
बेड तैयार करने के पश्चात सीवर को बिछाकर बोनिंग छड़ की सहायता से ढाल व तल निश्चित करने के पश्चात जोड़ा जाता है, परंतु सीवर डालते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पाइप का सॉकेट प्रवाह की दिशा में रहे तथा दूसरे पाइप का स्पाइगोट पहले पाइप के सॉकेट में डाला जाता है। अब ये सॉकेट और स्पाइगोट को आपको समझना है, तो ये यहां पर आइए। ये पाइप इस तरीके से होता है, ये इसका डायमीटर होता है, जो पाइप का जो एक्चुअल डायमीटर होता है ये होता है, लेकिन इसके मुंह पर ये थोड़ा सा डायमीटर बढ़ा रखा जाता है ताकि जो दूसरा पाइप का ये वाला हिस्सा है इस में के अंदर आ जाए। तो इसको तो हम कहते हैं सॉकेट और इसको कहते हैं हम स्पाइगोट। तो ये इस तरीके से रखना चाहिए कि जैसे ये यहां पर समझाया हुआ है कि ढाल आपका इस तरफ है, तो ढाल जब इस तरफ है तो ये इस पाइप का, अब पहले वाले पाइप का सॉकेट ये है और ये इस पाइप का जो स्पाइगोट है वो इसके अंदर धसा हुआ है। ये जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इस पाइप का सॉकेट है और ये पाइप का ये जो स्पाइगोट है वो इस उसके पहले वाले पाइप के अंदर फिट किया हुआ है। तो इस तरीके से यह हम करते हैं। अच्छा, अब इस तरह से क्यों करते हैं? ताकि जब पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। अगर अब उल्टा आप करेंगे तो ये इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा सॉकेट में से। लेकिन फिर भी इसमें यह भी मेजरमेंट लिया जाता है कि इसको इतना टाइट किया जाता है कि इसमें से लीकेज की संभावना नहीं रहती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। अब सीवर को आपस में जोड़ने के लिए निम्न जोड़ होते हैं। इसमें दो प्रकार के जोड़ होते हैं, एक सॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट एंड कॉलर जॉइंट। तो सॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट ये इस तरह का है बताया हुआ है, ये वाला मोटा भाग, तो ये तो हो गया सॉकेट और ये स्पाइगोट हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि एक गास्केट, सबसे पहले गास्केट लगा देते हैं। गास्केट लगाने के बाद इस स्पाइगोट को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर बिटुमन या मोटर, सीमेंट मोटर 1:1 के रेशियो में यहाँ पर इसमें अंदर भर दी जाती है ताकि ये रबड़ की गास्केट की भी सील का तरह काम करती है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत भी अगर लीकेज होने की संभावना हो तो वो इस बिटुमन या मोटर की सहायता से इसको रोका जा सकता है। तो यह तो सॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट हो गया। और कॉलर जॉइंट में यह एक कॉलर होती है और ये भी एक तरह से ये कॉलर एक्चुअली इसको एडिशनल लगाई जाती है ऊपर, तो वो भी सॉकेट का तरह ही काम करता है कि एक पाइप ये, दूसरा पाइप ये और उसके ऊपर ये कॉलर लगा दिए। तो ये यहाँ पर ये बताया हुआ है कि एक पाइप ये था, दूसरा पाइप ये था, इसके पीछे कॉलर लगा दी और उसके ऊपर चारों तरफ, फिर इस कॉलर के अंदर यहाँ पर जो था उसके अंदर कंक्रीटिंग सीमेंट मोटर भर दिया। तो इस तरीके से इस जॉइंट को भी सीलिंग कर दी जाती है। तो ये दोनों तरह के ये सिस्टम जॉइंट्स काम में लेते हैं इसमें, सॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट और कॉलर जॉइंट। अब जॉइंट होने के पश्चात सीवर को, पाइप को आपस में जोड़ने के पश्चात अब नेक्स्ट कार्य होता है सीवर का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ सीवर लाइन। तो टेस्टिंग केवल यह की जाती है कि एक तो इसमें फ्लो, ग्रेविटेशनल फ्लो हो रहा है, दूसरा होता है इसमें लीकेज तो नहीं है, और लीकेज की जो संभावनाएं होती है वो जॉइंट्स पर ही होती है। तो जॉइंट्स या और कहीं पर भी अगर मान लो तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखा जाता है कि जो भी हम सीवर पाइप काम में ले रहे हैं उसमें किसी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए। तो सीवर पाइप को डालने के समय तो ये चीज चेक कर लेनी चाहिए कि क्रैक है या नहीं है, या कहीं उसमें कोई छेद तो नहीं है। अगर छेद है तो उस पाइप को काम में नहीं लिया जाना चाहिए, और क्रैक है तब भी उसको काम में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अब हम सीवर को जब हमने अंदर डाल दिया ट्रेंच में, आपस में उनको जोड़ दिया, अब हम इसके जॉइंट चेक करेंगे। तो जॉइंट चेक करने का हमारे पास दो परीक्षण की विधियां हैं, एक कहलाती है वाटर टेस्ट और दूसरा कहलाता है एयर टेस्ट। वाटर टेस्ट जल परीक्षण, नीचे ढाल की ओर का मैन होल में लगे सीवर के मुंह को रबर बैग से प्लग कर दिया जाता है। ऊपरी ढाल की ओर के पाइप के मुंह से एक नली डालकर प्लग कर दिया जाता है। ये जैसे ये बताया हुआ है यहाँ पर एक फिगर में कि ये जो है ये स्लोप इस तरफ है, पानी इस तरफ बहेगा, सीवरेज जो भी है इसमें वो इस तरफ बहेगा। तो ये नीचे ढाल की तरफ वाला जो पाइप है इसके मुंह को हम प्लग कर देते हैं,
और प्लग करने के बाद इसमें क्या रबर का बैग डाल देते हैं। रबर के बैग को डालने के बाद फिर उसमें ब्लोअर से हम उसमें हवा भर देते हैं और इतनी हवा भरते हैं कि ये बिल्कुल टाइट हो जाए और हवा उसमें से जाना बंद हो जाए। तो उस समय ये बिल्कुल टोटल ये है कि पूरे एरिया में अंदर उसके डायमीटर में ये बैग फैल जाता है और इसको बिल्कुल सील कर देता है। इधर वाला जो एंड होता है उसमें भी रबर गास्केट और ये सब लगा के उसमें केवल एक पाइप डाल दिया जाता है। वो इस सीवर के सेंटर से 1-2 मीटर ऊपर होता है और उस पर एक फनल लगी हुई होती है। ये कांच की भी हो सकती है और जनरली रबर की भी हो सकती है। तो जनरली ग्लास की तो इतनी कई बार टूटने की संभावना होती है, तो रबर की भी काम में ले सकते हैं। लेकिन रबर में भी उस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें हम पानी का लेवल चेक कर सकें, देख सके, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थोड़ी, कि उसमें पानी का लेवल दिख जाए। तो अब उसके बाद क्या करते हैं कि जब यहाँ पर सीलिंग हो गई, ये सीलिंग हो गई, यहाँ पर हमने इस बैग को हवा भर के फुला दिया और यहाँ का एंड क्लोज कर दिया और यहाँ का भी अब ये एंड क्लोज हो गया। तो उसके बाद इस फनल की सहायता से इसमें पानी डाला जाता है। तो ये पानी धीरे 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 यहाँ पर बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ता जाता है और ये एक ऐसा समय आता है कि जब ये पूरा भर जाता है पाइप, और पूरा भरने के बाद फिर पाइप यहाँ पर जो वाटर लेवल होता है उसके बाद यहाँ पर भी मेंटेन हो जाता है कि वाटर लेवल इतना आ जाता है। यहाँ पर जैसा मेरा पेन है, यहाँ पर जैसे ये वाला लेवल है तो ये वाला लेवल आ जाता है। उसके बाद हम इसमें और आगे ऊपर थोड़ा पानी और भर देते हैं कि जब हमने ये तो चेक कर लिया कि यहाँ पर आया और इसके उसके ऊपर तक भर दिया, हमने सपोज यहाँ तक भर दिया, 1 मीटर 2 मीटर ऊपर तक भर दिया पानी। अब इसको हम छोड़ देते हैं 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में अगर मान लो सपोज कोई जॉइंट हुआ इसके बीच में, यहाँ पर उसमें जॉइंट अगर लूज है, जॉइंट में किसी तरह का थोड़ा परफेक्ट जॉइंट नहीं है, तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और पानी निकलना शुरू होगा तो यहाँ पर इस नली में उस पानी का लेवल डाउन होता चला जाएगा। तो पानी का लेवल कितना डाउन होता है क्या है उसका ये आगे यहाँ पर मैं एक बार इसको पढ़ के वापस बता रहा हूं कि नीचे ढाल की ओर का मैनहोल में लगे सीवर के मुंह को रबर बैग से प्लग कर दिया जाता है। ऊपरी ढाल की ओर के पाइप के मुंह से एक नली डालकर प्लग कर दिया जाता है। फिर सीवर में इस नली पर लगी फनल से पानी भर दिया जाता है। 30 मिनट पश्चात नली में पानी का तल चेक किया जाता है। छोटे सीवर में पानी का लॉस 15 ml व बड़े सीवर में 30 ml पानी का लॉस प्रति 100 मीटर लेंथ व प्रति सेंटीमीटर डायमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कि मीन्स 1 सेंटीमीटर डायमीटर का यदि मान लो आपका पाइप का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो उसके 100 मीटर लेंथ में 15 ml से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये इसका क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं, हम इसमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्योंकि पाइप का डायमीटर मालूम है, हमको हाइट मालूम है, तो हम निकाल लेते हैं इसमें इसका वॉल्यूम। तो वो हमको 15 ml या इसमें मार्किंग की हुई होती है तो उस मार्किंग से भी हम चेक कर सकते हैं। तो और बड़े डायमीटर के लिए 30 ml, यानी अब मान लो सपोज मान लीजिए कि आपने 30 सेंटीमीटर का पाइप लिया है डायमीटर का, तो 30 × 15 यानी 450 ml तक का अगर मान लो ये डाउन होता है तो इसका मतलब ये कि फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर 450 mm से अधिक का डाउन हुआ इसमें तो इसका मतलब ये कि जॉइंट आपको वापस चेक करना होगा क्योंकि लीकेज ज्यादा हो रहा है। क्योंकि लीकेज ज्यादा होने की कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, धीरे धीरे ये लीकेज बढ़ता चला जाता है और अल्टीमेटली सीवर लाइन फेल हो जाती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि इसको हमको चेक करके वापस पुनः इसके जॉइंट को हमको परफेक्ट करना होता है। दूसरा टेस्ट होता है, ये तो वाटर टेस्ट हुआ, दूसरा होता है एयर टेस्ट। बड़े व्यास के सीवर लाइन में एयर टेस्ट द्वारा लीकेज चेक किया जाता है। अब बड़े व्यास के सीवर में क्या होता है कि इतना पानी नहीं भरा जा सकता है, तो ऐसे केसेस में हम एयर भरते हैं। तो उसमें लाइन के दोनों सिरों को प्लग कर एयर प्रेशर 100 mm ऑफ वाटर रखा जाता है, यानी प्रेशर जो है वो वाटर के टर्म्स में वाटर के हेड पे रखा जाता है। और यदि एयर प्रेशर 25 mm ऑफ वाटर से अधिक गिर जाता है तो लीकेज को ढूंढकर रिपेयर किया जाता है। यानी अगर मान लो 100 mm ऑफ वाटर का हमने प्रेशर उसमें डाला है और अगर मान लो फिर हमने चेक किया तो चेक करने पर पता लगा कि वो 75 mm ऑफ वाटर रह गया, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर 70 हो गया इसका मतलब लीकेज ज्यादा है, तो लीकेज को ढूंढकर उसको रिपेयर करना आवश्यक हो जाता है।
चेक भी हो गया, टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब वापस उस ट्रेंच को भरना होता है, जिसको हम कहते हैं बैक फिलिंग, कि उसमें मिट्टी की वापस भराई की जाती है। तो मिट्टी की भराई करते समय भी कुछ ध्यान रखने योग्य बात है कि सीवर परीक्षण के पश्चात खाई को पुनः मिट्टी में भरा जाता है। खुदाई से निकाली गई मिट्टी को ही परतों में डाला जाता है। मिट्टी डालने से पहले मिट्टी में से कंकड़ पत्थर निकाल दिए जाने चाहिए। प्रत्येक परत पर पानी डालकर अच्छी कुटाई की जानी चाहिए। सबसे ऊपरी परत भूमि तल से 150 mm ऊपर तक भरी जानी चाहिए। अब भरते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए कि परत में डालनी चाहिए, एक साथ ही पूरी भर देनी नहीं चाहिए। ट्रेंच को परतों में भरे और उसकी परतों में थोड़ा पानी डाल के उसकी कुटाई भी करनी चाहिए, ताकि कॉम्पैक्शन हो जाएगा तो उसमें किसी भी तरह का सेटलमेंट नहीं होगा। इस तरीके से लेयर में भरते 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 जब आप टॉप तक पहुंच जाते हैं, आप टॉप सरफेस तक, टॉप ऑफ द रोड लेवल, तब उस समय भी जो लास्ट वाली जो मिट्टी भी आप भरें वो रोड लेवल से 150 mm तक ऊपर भरी जानी चाहिए। ताकि क्या होता है कि उसके ऊपर व्हीकल वापस मूव होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें वो मिट्टी दबती है, तो मिट्टी दबने पर फिर वो अपने लेवल पर, रोड लेवल पर आ जाएगी और इस तरीके से ये कॉम्पैक्ट हो जाएगी, उसमें किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा और गड्ढे वापस नहीं पड़ेंगे। तो यह कार्य है हमारे सीवर को बिछाना। सीवर को किस तरह से बिछाते हैं, किस तरह से उसकी टेस्टिंग करते हैं, किस तरह से उसको बैक फिलिंग करते हैं, यह हमने आज पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और जो इम्पोर्टेंट है आपके इस टॉपिक के अंदर के पॉइंट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।